यूपीआई के जरिए किसी के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो भारत की फिनटेक विविधता सभी को चकित कर रही है। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है। हमारा विशेष है भारत की फिनटेक क्रांति, और इस पर बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़ रहे हैं, आर्थिक मामलों के जाने माने पत्रकार। शिशिर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर साहब, आपके पास सबसे पहले आते हैं, क्योंकि मुंबई आज जहां एक तरफ कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और राजनीति के केंद्र में रहा, क्योंकि मुंबई से ही प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों, आरोपों और लगातार जिस चर्चा को जारी रखी थी, विपक्ष ने उसका भी जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को एकदम सीधा सपाट जवाब ही नहीं दिखा, बल्कि एक आईना भी दिखाया अपने उस जवाब से? बिल्कुल रितु जी, जो मामला पिछले 2 दिन से लगातार सुर्खियों में रही है, एक ऐसा घटना जिसको लेकर सबको अफसोस है कि छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति पीएम द्वारा जो उद्घाटन हुई थी, क्षतिग्रस्त हुई जी। हाँ, क्षतिग्रस्त हुई, उसको लेकर उस पर इंक्वायरी चल रही है। और आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे पूरा माफी मांगा और ये कहा कि हम इस पर बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं। और इससे पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी काफी खेद प्रकट किया, अन्य महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने भी खेद प्रकट किया और ये भी कहा कि इससे बेहतर एक मूर्ति बनेगी वहां पे, इस पे कोई दो राय नहीं है। देखो, इसको लेकर जो लगातार जो राजनीति वहां पे शुरू हुई है महाराष्ट्र में, खास करके जो महाविकास आघाड़ी के नेता की एक प्रकार से ही अपमान हुआ है, जैसा इसे कोई जानबूझ के जो किया गया और इस पे भ्रष्टाचार के आरोप, ये सारी चीजों को आज प्रधानमंत्री ने सीधा कह दिया, देखिए हमारी संस्कृति अलग है, हमारे व्यवहार अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन शिवाजी जो मूर्ति की घटना को लेकर अपनी अपॉलॉजी देते हुए उन्होंने ये बात भी दोहराया। शेखर साहब, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, वीर सावरकर हो, ये वो एक तरह से आइकन है जो देश के लिए है, ये किसी पार्टी तक सीमित नहीं रह सकते हैं। तो जब इस तरह के आइकन पे सवाल होता है, तो क्या आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री के उस जवाब ने ये भी बताया कि किस तरह से इन आइकन्स को, जो देश की गरिमा, देश की ताकत को बताते हैं, अंग्रेजों के सामने न झुकना बताते हैं, उनको सम्मान करने की जरूरत है, उन्हें राजनीति से दूर रखने की जरूरत है? बिल्कुल रितु जी, वीर सावरकर ऐसे एक महान देशभक्त और देश के जो स्वाधीन संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनको लेकर कांग्रेस जब शासन में थी तब भी वीर सावरकर को कतई इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, कई बार ऐसी टिप्पणी भी की है। और जब जो महाविकास आघाड़ी के जो बाकी साथी जो दल है, जैसे शरद पवार के जो एनसीपी पार्टी, उन्होंने भी कांग्रेस को चेतावनी दी कि आप इस तरह वीर सावरकर को ये मत कीजिए। वैसे उद्धव ठाकरे ने भी किया था, लेकिन आज तक हमने कहीं राहुल गांधी की तरफ से या किसी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं देखा है। और लगातार कोर्ट में भी मामला चल रहा है कि आपने वीर सावरकर को अपमान किया, इसको लेकर भी कोर्ट में चल रहा है। तो सवाल है, देखिए, छत्रपति शिवाजी हो या वीर सावरकर हो, महाराष्ट्र के लिए, खास करके महाराष्ट्र जनता के लिए इनको लेकर उनकी प्रति जो ये है एक आस्था है, इनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, उसको आदर करते हुए आज आपने देखा प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के खेद के बाद ये मामला खत्म होनी चाहिए और वहां पे एक भव्य मूर्ति बनेगी। और एक प्रकार से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है। जी, हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी मौजूद हैं। शिशिर साहब, आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक ऐसा बड़ा मौका रहा, एक इतना बड़ा ये मंच था जहां प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत की जो फिनटेक क्रांति है उसको एक तरह से उसका एक पूरा विस्तार दिया, उसके बारे में बताया विश्व को, साथ ही साथ जिस ट्रांसफॉर्मेशन की वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो टेक्नोलॉजी तक नहीं सीमित है, उसके अपने सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो किस तरह से आप सोशल इम्पैक्ट देखते हैं इस पूरी क्रांति का? देखिए, आज जब हम लोग वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले ही जनधन के 10 साल पूरे होने का हमने जो है एक मौका देखा है, जहां पर 53 करोड़ खाते जो हैं वो खोले गए हैं, वहां पर तकनीक के जरिए इन खातों की उपयोगिता और बढ़ जाती है। आज के दिन में अगर किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आज के दिन में यदि बैंक आपके घर पे पहुंच जाता है, आपके कमरे पे पहुंच जाता है, आपके लैपटॉप पे पहुंच जाता है, आपके मोबाइल पे पहुंच जाता है, पैसे का लेन देन जो है वो एक क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड के जरिए कुछ सेकंड के भीतर बगैर किसी
लागत या बहुत बड़े खर्च के हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो बड़े पैमाने पर सामाजिक तौर पे जो है वो वित्तीय, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जागरूकता और वित्तीय समझ को लेकर के एक माहौल पैदा करती है। हाँ, ये जरूरत है कि फिनटेक में हम वित्तीय साक्षरता यानी कि वित्तीय जो समझ है, वित्तीय व्यवहार है, उन सब चीजों पर हम और ज्यादा जोर दें। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास वित्तीय जो एक सुविधा या सहूलियत उपलब्ध हो रही है उनका आप बेहतर इस्तेमाल कर सके। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा को लेकर के अभी भी काफी संदेह है, उसके ऊपर भी काम किया जाना काफी बाकी है। शिशिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं फिनटेक ने भारत में, हमेशा से हम एक ग्रामीण भारत और शहरी भारत के अंतर को महसूस करते थे, योजनाओं के न पहुंचने के साथ साथ जिस डिजिटल साक्षरता की आप बात कर रहे हैं उसको और बढ़ाने की जरूरत है, उसकी कमी के कारण भी। लेकिन क्या आपको लगता है इस 10 साल में फिनटेक ने उस खाई को पाटा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो कि हम लोग हमेशा कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसे ही नीचे पहुंचता है। बात ये हो रही है कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया लाभार्थी को मिलता है। ये कैसे संभव हुआ? जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए। ये भी एक डिजिटल व्यवस्था है ना। एक ग्रामीण व्यवस्था में बैठा हुआ, एक ग्रामीण गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास, अगर जिसे कहें कि ये स्मार्टफोन है या जिसके पास फीचर फोन है, वो भी इनके जरिए जो है वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, जो कि अभी तक आपके लिए एक सपना सा लगता था। मुझे लगता है कि आज के दिन में सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाने में जो संसाधन है, उनकी सीमित संसाधनों की सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाने में डिजिटल व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है और फिनटेक निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी भूमिका अदा करता है। जी, शिशिर साहब, फिनटेक को आप किस तरह से देखते हैं? दुनिया को भारत, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा दुनिया की भी, उसमें आप कैसे देखते हैं भारत को? क्योंकि G20 में भी फिनटेक के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है उसको सामने पेश किया गया, साथ ही साथ उसकी सराहना भी खूब हुई उस मंच पर। बिल्कुल, देखिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, जो हमारा सबसे बड़ा, एक जो फिनटेक की सबसे बड़ी कामयाबी हम यूपीआई के तौर पे देखते हैं। यूपीआई ने किस तरीके से पूरे लेन देन को सहूलियत से के साथ बना दिया है। आज के दिन में आप अगर 1 रुपया भी नगद लेके नहीं चलते हैं और आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप सारे लेन देन कर सकते हैं, छोटे से लेन देन, छोटे से लेकर के बड़े लेन देन तक। और ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। जहां तक कि कई देशों के साथ जो हमारे करार हुए, जिसमें सिंगापुर की हम लोग बात करें, फ्रांस की बात करें, खाड़ी के देशों की बात करें, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी जाते हैं, वहां पर अगर डिजिटल लेन देन जो हमारी फिनटेक की व्यवस्था है, जो फिनटेक ने हमें मुहैया कराया है, उसके जरिए लेन देन हो पाता है। यही तो हमारे लिए दुनिया में एक डिजिटल क्रांति का एक बड़ा हमारे पास उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि फिनटेक ने जिंदगी को न केवल देश में बल्कि बाहर जाने पर भी आसान कर दिया है। शेखर साहब, ग्रामीण महिलाओं के लिए फिनटेक एक तरह से नई उम्मीदें लेके आया है, वो चाहे स्वयं सहायता समूह हो या फिर जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी संख्या में महिलाओं के जनधन अकाउंट खुले हैं। डीबीटी की बात शेखर सिन्हा साहब ने भी की है। क्या आपको लगता है कि इनोवेशन ने भारत में फिनटेक के क्षेत्र में एक बड़ी तब्दीलियां की हैं? अब पुरानी बातें हो जाएंगी कि हम ये बात करें कि खाई को पाट लिया गया है और गांव तक सब कुछ पहुंचा है। 21वीं सदी में कुछ नया लिखने की जरूरत होगी फिनटेक के क्षेत्र में। बिल्कुल रितु जी, जो डिजिटल पेमेंट को लेकर हमने पिछले साल जब G20 समिट हुई थी दिल्ली में, सब विश्व के बड़े बड़े नेता इसको बहुत प्रशंसा किए और प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर जितने भी वहाँ पे विश्व लीडर्स आए थे, उन्होंने ये स्वीकार भी किया, अपने G20 रेजोल्यूशन में भी डाला कि भारत की जो सफलता है डिजिटलाइजेशन लेकर, पेमेंट्स को लेकर, इसको विश्व एक उदाहरण के रूप में लेकर और भारत से सीखनी चाहिए और भारत तैयार है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आज प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात रखी कि जिस तरह जो स्पीड और स्केल, जो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, जिस तरह भारतीय लोग, इंडियंस जिस तरह इसको अडेप्ट किए, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। क्योंकि जब शुरू हुई थी तब लोग कहने लग रहे थे कैसे इस देश में ये डिजिटल पेमेंट होगा, किसी के पास फोन नहीं है। लेकिन आज देखिए, सारा आपके बैंक आपके मुट्ठी में है। कितने लोग बैंक गए, कितने बार आप चेक डाल के पैसे निकाले। तो जो आम आदमी के लिए जो सुविधा हुई है, और खास करके देखिए 3 चीजों तो इसी को लेकर, एक है एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक, आप कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन,
यानी सर्विसेज सब नागरिक तक पहुंच पाया है और पहुंच रहा है और भी आगे बढ़ रहा है और गांव की ओर जा रहा है। और ये अकेला नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो बढ़ रही है गांव की ओर पे, जो भारत नेट की सर्विसेज आगे बढ़ रही है, इस पे आप देखें एक होलसेम एटीट्यूड, बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं आप इंटरनेट सर्विस इंप्रूव कीजिए तब ग्रामीण क्षेत्र तक ये अच्छी तरह से पहुंच पाएगा, स्पीड भी आएगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, दूसरा सर्विसेज की एफिशिएंसी बढ़ गई है और रियल टाइम सर्विस है। ये पैसा आप किसी को भेजना है या रिसीव करना है, बस आप जैसे आप फोन में बात करके रखेंगे पैसा आ जाता है। ये इसकी आज उपलब्धि को लेकर आप देखिए, आज मैं तो देख रहा हूं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई भारतीय शहरों में लोग मतलब जो सब्जी बेच रहे से लेकर बड़े दुकान सब कहते हैं भाई आप जीपे कर दो या फोन पे कर दो। तो इसका मतलब इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसका लाभ उठा रहे। ये अपने आप में मैं मानता हूं विश्व में एक बड़ा क्रांति है। जी शिशिर सिन्हा जी, दो चीजें। पहली बात यह कि करेंसी से क्यूआर तक का जो यात्रा है वो सदियां इसे लग गई हैं। अब जब आगे की यात्रा की हम बात करते हैं तो हम तमाम और बड़े देशों को देखें जो वहां फिनटेक है, उसके लिहाज से भारत के सामने वो क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं फिनटेक के क्षेत्र में आगे बढ़ने में? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, जैसा मैंने कहा ना कि आपको अभी के समय में सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा एक आशंका बनी होती है कि हम जो डिजिटल व्यवस्था को अपना रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। तो दुनिया भर में हम कहते हैं ना कि दुनिया भर में ये व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था को लेकर के हमेशा से एक चुनौती रही है कि आपको ये चीज डेवलप करते हो और उसके आगे कुछ ऐसी गड़बड़ियों की आशंका हो जाती है जिससे उसकी उपयोगिता को लेकर के सवाल उठने लगते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहली चुनौती यही है कि हम कैसे एक सुरक्षित माहौल का लोगों के बीच में भरोसा दिला सके। देखिए हमारी व्यवस्था सुरक्षित है, इसमें संदेह नहीं है, और कैसे हम सुरक्षित कर सके और नई तरह की चुनौतियों से हम कैसे सामना कर सके। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स के लिए रेगुलेटर्स को और ज्यादा एक तरह से उस दिशा में कुछ नीतियां बनाने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी देश में 90% से ज्यादा नगद में लेन देन होता है, जबकि संख्या के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको हो सकता है कि 10% तक जो बढ़ी है, 10% में बहुत ही एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूं, इससे थोड़ा कम ही है, वो संख्या काफी ज्यादा होगा एब्सोल्यूट नंबर में, लेकिन 90% अभी भी नगद में लेन देन है। हमें इसको और भी कम करना है। और दुनिया के दूसरे देशों में जहां बड़े नोट कम होते खत्म हो गए हैं, हमारे पास अभी भी कई बड़े नोट हैं। तो हम जब डिजिटल क्रांति को, फिनटेक को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें बड़ी करेंसी को भी हमें रोकना होगा, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल या फिनटेक का इस्तेमाल कर सके। ये 2-3 चीजें जिस पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आगे फिनटेक का और विस्तार होगा। जी शिशिर साहब, हालांकि इसी मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि आवर बेस्ट इज येट टू कम, और उन्होंने कहा कि 10वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मैं एक बार फिर रहूंगा, और उन्होंने कहा कि भारत के युवा किस तरह से इनोवेशन के क्षेत्र में जो बड़े एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसमें कुछ नया विश्व को दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इनोवेशन को लेकर जिस तरह से देश में काम हो रहा है, खासकर फिनटेक के क्षेत्र में, आने वाले समय में लोगों के जीवन शैली को और ज्यादा एक तरह से आराम मिलेगा, आसानी होगी? बिल्कुल। देखिए, अभी आपको याद होगा रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले यूएलआई की बात की थी, यूपीआई के तर्ज पर यूएलआई की बात हो रही है, यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की बात हो रही है। जैसे यूपीआई ने आपके पैसे के भुगतान को जिस तरीके से एक नई दिशा दी है, उसी तरीके से यूएलआई के जरिए जो कर्ज लेने की व्यवस्था है उसको और कैसे आसान बनाया जाए। एक और चीज, अगर आप इस बजट को याद करिए तो एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। ये भी एक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी कदम है। तो एक तरफ रिजर्व बैंक, एक रेगुलेटर ही यूएलआई का कंसेप्ट लेकर के आ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो टैक्सेशन की व्यवस्था को आसान कर रही है। इन दोनों की बदौलत मुझे लगता है कि अगले फिनटेक में कुछ नई चीजें देखने को मिलेगा, और खासतौर पे जैसे यूएलआई का हमको कोई एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपके पास आजकल जेब में कार्ड के तौर पे होता है, या आपके मोबाइल फोन पे उसका जिसे कहा जाए कि एक फॉर्म होता है, उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वो पूरी तरह से एक नए स्वरूप में आपके सामने आ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने से या साल भर के भीतर हमें उसमें बदलाव देखने। शिशिर साहब, हमारे रिपोर्टर की उसकी रिपोर्ट में भी, उनकी रिपोर्ट में ये बहुत साफ था कि किस तरह से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में
उस स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ रही और लोगों का आकर्षण था कि एटीएम से कहीं पे भी पैसे अब भेजे जा सकते हैं। तो ये कुछ नए इनोवेशंस सामने जो आ रहे हैं, साथ ही डिजिटल ट्विन्स जैसी टेक्नोलॉजी किस तरह से आने वाले समय में बैंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, बहुत संक्षेप में सर। जी, बैंकिंग देखिए, आज के दिन में हमने बैंक जाना कम कर दिया है। कई बार तो ऐसा होता है महीनों महीनों बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है कि आपको महीनों महीनों क्या कभी बैंक जाने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि बैंक पूरी तरह से आपके घर पे रहेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी, आपका भी, और शेखरैया साहब आपका भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छा भैया